हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडिया भूटान रिलेशंस पार्ट 1 देखा था और भारत और भूटान के संबंधों के विकास को समझा था और जो कोऑपरेशन के एरियाज हैं उन पे भी प्रकाश डालने की कोशिश की गई थी। आज का जो हमारी क्लास है उसमें भी हम इंडिया भूटान रिलेशंस पार्ट 2 देखने वाले हैं और इसमें हम कुछ चैलेंजेस भी देखेंगे और वे फॉरवर्ड भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने कोऑपरेशन के कुछ एरियाज देखे थे लाइक इकोनॉमिक और कनेक्टिविटी एंड हाइडल पावर। उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम डिफेंस रिलेशन की भी चर्चा करते हैं। डिफेंस मतलब रक्षा संबंधों की चर्चा करते हैं, क्योंकि 2017 में जो डोकलाम फेस ऑफ हुआ था, ठीक है, उसने भूटान की जो तरफ डिफेंस कमिटमेंट है इंडिया का, उसको उजागर करने का काम किया था। क्योंकि वो जो मुद्दा था वो डायरेक्टली इंडिया से रिलेटेड नहीं था, इट वाज रिलेटेड टू भूटान, ठीक है। और वहां पे इंडिया ने इंटरफेयर किया था, ठीक है। और जो आगे बढ़ करके इंडिया ने उसमें इंटरफेयर किया था, जो कि भारत की विदेश नीति में एक चेंज दिखाता है कि अब इंडिया जो है हार्ड लाइन फॉरेन पॉलिसी का यूज करना शुरू कर रहा है। तो इस दृष्टि से डोकलाम स्टैंड ऑफ की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी दिखाता है कि जो भारत प्रतिबद्ध है भूटान की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, तो वो उसको प्रमोट किया जा रहा है। जो इंडियन ट्रूप्स हैं वहां पे स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट के तहत रखे गए हैं भूटान में, ठीक है। भूटान में भारतीय सैनिकों को स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट के तहत चाइनीज ट्रूप्स को रोकने के लिए, चाइना की जो एग्रेसिवनेस है बॉर्डर पे, आक्रामकता है, उसको काउंटर करने के लिए इंडियन ट्रूप्स को वहां पर रखा गया है। 2007 की जो इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, उसमें में दोनों देशों के बीच में सहयोग बना था कि दोनों देश जो है एक साथ जो है क्लोजली कोऑपरेट करेंगे और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हितों से संबंधित इश्यूज हैं, उनको लेकर के दोनों एक साथ सहयोग करेंगे। और इसी दृष्टिकोण से जो है इंडिया के जो डिफेंस कमिटमेंट्स हैं भूटान की तरफ, वो दिशा निर्देशित होते हैं। तो 1968 में जो ट्रीटी बनाई गई थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी दोनों देशों के बीच में की गई थी, उसी को रिवाइज किया गया था 2007 में, जहां पे भूटान को और भी ज्यादा स्वायत्तता दी गई थी उसके फॉरेन रिलेशंस के बीच में, और हथियारों की डील अगर वो करना चाहता है किसी देश के साथ तो उसको लेकर के, उसी के तहत इस ट्रीटी में जो है भारत और भूटान के बीच में कोऑपरेशन को प्रमोट करने वाली दृष्टिकोण को भी बढ़ावा दिया गया था। यहाँ पे ये कहा गया था इस ट्रीटी के तहत कि कोई भी देश, कोई भी सरकार neither government shall allow the use of its territory for activities harmful to the national security and interest of the other। मतलब कोई भी देश, ना तो इंडिया ना ही भूटान, जो है अपने क्षेत्र का उपयोग दूसरे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने के लिए या फिर उस पर प्रहार करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगा। ये इस ट्रीटी में कहा गया था। और जो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है IMTRAT, वो वहां के भूटान के जो सिक्योरिटी पर्सनल है, सुरक्षा कर्मी हैं, उनको ट्रेनिंग देता है। जो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है वो भूटान के सिक्योरिटी पर्सनल्स को ट्रेनिंग देता है। तो ये एक जो है डिफेंस कमिटमेंट के तहत ही किया जा रहा है और डिफेंस रिलेशंस को दर्शाता है। अब हम इसी टॉपिक के तहत जो है एक बार डोकलाम जो स्टैंड ऑफ है
उसको देखने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देखो, ये चाइना है, जो ये तिब्बत रीजन है, वहां पे चाइना है, ठीक है। और ये इंडिया का वेस्टर्न सेक्टर है, बॉर्डर चाइना का, चाइना इंडिया बॉर्डर का वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर आपको मालूम है, जैसा हमने चाइना इंडिया के रिलेशंस में पढ़े थे। और मिडल सेक्टर, मिडल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर के रूप में बॉर्डर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ईस्टर्न जो चाइना का, इधर तो आपने देखा अक्साई चीन का मुद्दा है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, चाइना जो है एक बहुत बड़ी टेरिटरी को अरुणाचल प्रदेश के साउथ चाइना, साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है और उस पर क्लेम करता है। और ये देखो आप, ये है जो पोर्शन, इसको चुम्बी वैली कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डोकलाम स्थित है। इसको अगर हम और भी थोड़ा सा जूम किए हुए मैप में देखा जाए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये देखो आप, जो ये एरिया है ना डोकलाम, ये पूरा जो है डोकलाम प्लेटू है, डोकलाम का पठार है, ठीक है। जो ये चुम्बी वैली है, ये पूरा चुम्बी वैली का रीजन है, ठीक है। और ये वहां पे डोकलाम प्लेटू है। तो डोकलाम का जो पठार है, उसमें ये एरिया जो भूटान के बॉर्डर पे है और तिब्बत, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। एरिया एग्रीड बाय भूटान एंड चाइनीज है डिस्प्यूटेड, ठीक है। और चाइना ने क्या किया था, वो यहां तक पहुंच गया था चाइना, जो इंडिया, भूटान और चाइना के बीच में एक ट्राई जैक्शन है यहाँ पे, तो सिक्किम है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डोकलाम का इश्यू हुआ था। एग्री ये रीजन है दोनों देशों के द्वारा कि ये डिस्प्यूटेड है, लेकिन चाइना ने यहाँ तक जो है डिस्प्यूट यहाँ पर लेकर के आया था। तो यहाँ पे जब ये डिस्प्यूट हुआ था, उस टाइम पे भूटान और चाइना के बीच में हुआ था, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे अपोज किया था डोकलाम में। कुछ लोग मानते हैं कि जो स्टैंड ऑफ हुआ था, वो इंडिया को ऐसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो चाइनीज है वो भी मानते हैं एक्सपोर्ट्स, लेकिन इंडिया का वो मुद्दा तो नहीं था। लेकिन इंडिया को वहां पे जाना था, क्योंकि उससे जो है इंडिया की सिक्योरिटी जुड़ी हुई थी डायरेक्टली, जो इंडिया की सुरक्षा जुड़ी हुई थी। क्योंकि अगर चाइना इस रीजन में आ गया, तो जो हमारा चिकन नेक है, जिससे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जुड़ते हैं, ठीक है, ये जो चिकन नेक है, आप सोचो ये कितना क्लोज है। यही एक ऐसा रीजन है जहां से इंडिया नॉर्थ ईस्ट के द्वारा कनेक्ट है। तो इस पे अगर चाइना या किसी चाइना का इन्फ्लुएंस हो गया, या उसने इसको ब्लॉक कर दिया, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इंडिया से कट जाएगा, मेनलैंड इंडिया से कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया के कंसर्न्स जुड़े हुए हैं बॉर्डर पे। यहाँ पे सिक्किम रीजन अपना है, सिक्किम को से भी रिलेटेड जो है ये इशू है, सिक्किम की सुरक्षा भी उससे जुड़ी हुई है। क्योंकि चाइना, जैसा कि मालूम है, सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स के तहत जो है इंक्रोचमेंट और कॉलोनाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करता है, तो इससे दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चाइना को आखिर दिक्कत क्या है, क्या समस्या है चाइना को। चाइना को दिक्कत कई सारी है। यहाँ पे देखते हैं, दो भूटान स्टैंड्स टू गेन मोर डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड आल्सो सॉल्व द बॉर्डर इशू विद चाइना, इट हैज नॉट डन सो फ्रॉम 1984। 1984 के बाद से ही भूटान जो है चाहता है कि बॉर्डर इशू को जो है यहाँ पे सॉल्व किया जाए, लेकिन अभी तक ये सॉल्व नहीं हो पाया है। तो सो एज अ प्रोटेक्टेड सो एज टू प्रोटेक्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए था
कि इंडिया की जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। और भूटान जो है अगर इंडिया के साथ जुड़ा रहेगा, चाइना को ये भी दिक्कत होती है कि एक तो ये बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट है कि अगर वो बॉर्डर इशू रिजॉल्व हो गया तो चाइना की वहां से प्रेजेंस हट जाएगी। हालांकि चाइना ऐसा होने नहीं देगा। चाइना का ये एक तरीके से बार्गेनिंग चिप की तरह वहां पे काम करता है और वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को का यूज जो है अपने फेवर में कंट्रीज को झुकाने के लिए भी करता है। ठीक है। तो दूसरा उसको चिंता ये है कि इंडिया का जो चाइना है वो इंडिया पे डिपेंडेंट है एक तो, और उससे और भी अधिक डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। बिकॉज इंडिया जो है उसके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज हैं, उसका जो उत्पादन होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज का, जो भूटान में उत्पादन किया जाता है, उसका इंडिया जो है इकलौता खरीदार है। इंडिया ही वहां पे जो है खरीदता है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जो सरप्लस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको इंडिया ही खरीदता है भूटान से। तो ये भी एक चाइना की चिंता है कि इससे क्या होगा कि भूटान पूरी तरीके से चाइना पर ही निर्भर, इंडिया पर ही निर्भर रहेगा। और अगर जो है सारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है काम करने लगते हैं अगले 15 वर्षों में, तो भूटान जो है बहुत रिच कंट्री हो जाएगा, काफी धनी देश हो जाएगा। जैसे कि जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जो पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देश हैं, उनकी जो रिचनेस है, ठीक है, उसी लेवल की रिचनेस भूटान की हो जाएगी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो भूटान एक तरीके से काफी दमदार पोजीशन में आ जाएगा। चाइना की चिंता यह भी है कि जो भूटान है ना, भूटान का चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी तक नहीं है चाइना के साथ, जो कि चाइना चाहता है एक बहुत समय से कि इसको रेक्टिफाई किया जाए और एक इसको रेक्टिफाई किया जाए, मतलब इसको सही किया जाए और डिप्लोमेटिक रिलेशन टाइज चाइना भूटान के साथ स्टेब्लिश करे। ये भी चाइना की एक चिंता है। तो ये चाइना की कुछ चिंताएं हैं भूटान को लेकर के, जो अगर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं यूपीएससी में तो आप आंसर्स में अपने लिख सकते हैं। तो इससे जो है आप आर्गुमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे चैलेंज देखते हैं कि भूटान इंडिया रिलेशंस में चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं, ठीक है, जहाँ पे इंडिया भूटान के आंतरिक मामलों में भी इंडिया ने हस्तक्षेप किया है। तो इससे क्या होता है कि इंडिया, भूटानीज जो लोग हैं, भूटानीज जो हैं, उनके माइंड में इंडिया का एक गलत परसेप्शन बन रहा है। इनफैक्ट बनने की क्या कोशिश तो हम नहीं कह सकते हैं, बन रहा है। ठीक है। जो ये यहाँ पे इंडिया के द्वारा उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की वजह से, तो कोई भी सॉवरेन कंट्री अगर होगी, अगर उसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करता है तो उसको बुरा लगेगा ही। चाहे भूटान भले ही छोटा देश हो, लेकिन उसकी सॉवरेनिटी तो उसको दी गई है ना। तो जब वो सॉवरेन स्टेट है तो ऐसे में उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना कहाँ तक उचित है। लेकिन भारत अगर हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, तो मामला बिगड़ भी तो सकता है। लाइक भूटान चाइना और इंडिया के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में है, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। और एक इसके साथ ही जो है, देयर इज अ ग्रोइंग फीलिंग इन भूटान दैट इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ भूटान हाइड्रो पावर प्रोडक्शन इज ड्राइवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट। ये भी एक तरीके से वहां के लोगों के बीच में फीलिंग आ रही है, बढ़ रही है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं भूटान के, उनको इंडिया अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए डेवलप कर रहा है। और जो सरप्लस जो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स हैं, जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, उसको काफी सस्ती दरों पे इंडिया भूटान से खरीद रहा है। तो ये भी एक लोगों के बीच में जो है वहां के ऐसा फीलिंग डेवलप हो रही है। और जो भूटान की चिंता है
वो ये भी है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है भूटान में, इंडिया अगर उसका जो स्ट्रेटजी है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ हो जाती है, जैसे कि विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी ईटीसी, तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इससे जो है दिक्कत हो जाएगा उसको, वो इनकम का काफी बड़ा सोर्स है भूटान के लिए, ठीक है। लेकिन हमने देखा था कि भूटान के 5 ईयर प्लान में जो है इंडिया 12th 5 ईयर प्लान में इंडिया ने 4500 करोड़ रुपीस दिया था। और इंडिया जब से वो भूटान का 5 ईयर प्लान बन रहे हैं तब से ही इंडिया उसको फाइनेंशियली हेल्प करता है। तो इस दृष्टिकोण से तो इंडिया अगर ऐसा मतलब इंडिया ऐसा होने नहीं देगा कि भूटान को इस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी से दूर किया जाए, क्योंकि जो भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम अल्टरनेटिव एनर्जीज पे या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट भी करते हैं तो भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, पॉपुलेशन भी हमारी इतनी ज़्यादा है, बढ़ रही है, और तो इस दृष्टिकोण से जो है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी ही भूटान के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो भी तो एक क्लीन एनर्जी है, तो उसका भी यूज इंडिया करना जारी रखेगा। ऑब्वियसली ऐसे ऐसा होगा। अगर इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भारत के लिए जो है भूटान के जो साउथ ईस्ट भूटान के जंगलों में, जो घने जंगल है साउथ ईस्ट भूटान में, वहां पे मिलिटेंट आउटफिट्स का जो है कैंप्स बने हुए हैं। कैंप्स की वजह से जो है इंडिया की सिक्योरिटी, दोनों देशों की सिक्योरिटी को खतरा है, क्योंकि वो जैसे कि जो आप जानते हैं वहाँ पे एथनिक टाइप का टेररिज्म है, और उनको जो है बाहर से भी सपोर्ट मिला हुआ है। वो टेररिज्म, जिस काइंड ऑफ टेररिज्म वहाँ पे चलता है, जैसे कि उल्फा, बोडो, इस टाइप का जो है, तो जो मिलिटेंट वहाँ पे ग्रुप्स हैं वो ऐसे ही घने जंगलों में छुपे रहते हैं। अगर आपने कभी टैंगो चार्ली मूवी देखा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें दिखाया गया है कि वहाँ पे किस तरीके से जो टेररिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो जंगलों में रहते हैं, और उनका किस तरीके का एक सेटअप होता है जंगल में, जिससे वो ट्रैप करते हैं इंडियन आर्मी को, और वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको ट्रैप करते हैं। तो इस तरीके से जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, क्योंकि जो वहाँ के घने जंगलों में इन्होंने अपना कैंप बना रखे हैं। और एक चिंता ये भी है, चैलेंज ये भी है कि जो चाइना है वो हमेशा लगातार जो है कुछ महत्वपूर्ण बॉर्डर एरियाज पे अपना दावा करता रहता है। जैसे चुम्बी वैली, जो हमने देखा, चुम्बी वैली, डोकलाम, और उसका जो कॉन्टिन्यूअस एफर्ट है कि चाइना के साथ जो है ना एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया जाए और एक इकोनॉमिक रिलेशन भी बनाया जाए, ताकि जो है इंडिया को वहां पे काउंटर किया जा सके। चाइना का ये भी एक एम है। जैसे वो अगर मान लो चाइना, ये भूटान है, चाइना भूटान के इस एरिया पे अपना दावा करता है, क्लेम करता है डोकलाम पे, या फिर वो सेंट्रल एरिया में भी एक ऐसे रीजन पे क्लेम करता है, फिर वो एक पैकेज डील करता है, मतलब डील करता है कि तुम हमको इधर का एरिया दे दो, ठीक है, और हम यहाँ का तुम्हारा दावा छोड़ देंगे। तो वो भूटान के साथ ऐसा करने की कोशिश करता है। एक तरीके से जो डिस्प्यूट है उसको बार्गेनिंग चिप के रूप में यूज करता है, जिसमें वो इंडिया को भी और भूटान को भी ट्रैप करने की कोशिश करता है। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो वे फॉरवर्ड में इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया नीड्स टू स्टेप अप एफर्ट्स टू publicize the benefits that occur to Bhutan from the Indian प्रोजेक्ट। ठीक है, इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं
उससे जो भूटान को फायदे मिलते हैं, इंडिया को जरूरत है कि वहां पे उसका प्रचार प्रचार करे, ताकि लोगों को पता चले कि भूटान को क्या क्या फायदे इंडिया के यहाँ पे होने से मिल रहे हैं। और इंडिया को जो है ये भी जरूरत है कि वो लगातार नए क्षेत्रों की पहचान करे जहाँ पे कोऑपरेशन किया जा सकता है, सहयोग किया जा सकता है। ऐसे ही जो है यहाँ पे इंडिया ने इसरो का एक ग्राउंड स्टेशन सेट करने की बात करी है, जिससे जो है भूटान को भी काफी हेल्प होगा और इंडिया का एक नया एरिया भी मिलेगा वहाँ पे कोऑपरेशन करने के लिए। और वहाँ पे एक तरीके से नया इनकम का सोर्स भी जनरेट होगा भूटान में, अपार्ट फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। तो ये स्टेशन भूटान को वेदर रिलेटेड मैसेजेस, जो इसके कुछ दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो ऐसे एरियाज हैं जो दुर्गम कहे जा सकते हैं, उनके उनसे रिलेटेड जो वेदर वेदर रिलेटेड जो मैसेजेस हैं वो भूटान को प्राप्त हो सकता है। दूसरा, इंडिया को यह कोशिश करना चाहिए कि जो जितना हो सके उतना भूटान के जो आंतरिक मामले हैं ना, उनसे दूर रहने की कोशिश करे। पूरी कोशिश करनी चाहिए इंडिया को कि भूटान के आंतरिक मामलों से दूर रहे और एक जो है मार्गदर्शक के रूप में, एक मेंटोर के रूप में भूटान के साथ सहयोग करे। ये एक वे फॉरवर्ड में आप कह सकते हो। सेफ्टी ऑफ बॉर्डर फ्रॉम चाइना इज अ कंसर्न फॉर बोथ नेशंस। ये तो दोनों देशों के लिए कंसर्न है, जो सीमा विवाद है और जो चाइना से अपनी सीमाओं की सुरक्षा है, वो दोनों देशों के लिए एक कंसर्न है। ठीक है, इसीलिए दोनों देशों को साथ में मिलकर के काम करना चाहिए, ताकि जो है बॉर्डर के इश्यूज जो है चाइना के साथ, उनको डील किया जा सके। ठीक है, और साथ ही इससे जो है ये भी जरूरत है कि जो बॉर्डर एरिया है वो मिलिटेंट फ्री रहे, यानी वहां पे उग्रवादी न रहे, उग्रवादियों से दूर रहना होगा। उग्रवादी, आपने ये जो टर्म्स हैं लाइक टेररिस्ट एंड मिलिटेंट्स, इंसर्जेंट्स, तो ये जो टर्म्स है ना, आपको लगता होगा कि ये सब एक ही है, लेकिन इसमें एक थोड़ा डिफरेंसेस है। जैसे कि जो टेररिस्ट हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी हो सकता है, रिलीजियस टेररिज्म भी हो सकता है, उनका वो बाहरी देशों के द्वारा उनको सपोर्ट होता है। ठीक है, और वो किसी देश के खिलाफ जो है प्रॉक्सी वॉर के रूप में होते हैं, जैसे इंडिया के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर के रूप में टेररिस्ट हैं। उसी तरीके से जो मिलिटेंट होते हैं ना, मिलिटेंट को बाहर देशों से ज्यादा स्पॉन्सर नहीं किया जाता है, लेकिन किसी एक विशेष क्षेत्र में जो है मिलिटेंसी हो सकती है। मिलिटेंसी का मतलब वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, और उससे बाहर निकल करके बाहर निकलने के लिए जो वो इस तरीके के हिंसा का सहारा लेते हैं, उनको मिलिटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इंडिया में जो उग्रवाद है उसको ऐसे बोला जा सकता है। उग्रवाद का मतलब है कि जो भारत की डेमोक्रेसी है, जो भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसके कंट्रोल से बाहर निकलने का प्रयास, वो होता है उग्रवाद। और जो उल्फा बोडो जो करते हैं नागालैंड में, ठीक है, वो क्या है, वो मिलिटेंसी है, उग्रवाद। इसी तरीके से विद्रोह जो नक्सलिज्म है, वो एक तरीके से विद्रोह है। विद्रोह का मतलब ये जो है, जो सेंट्रल पॉलिटिक्स होती है, सेंट्रल पॉलिटिक्स जो किसी कंट्री की, जैसे कि मान लो डेमोक्रेसी है इंडिया की, तो उससे बाहर जाना, उसको तख्ता पलट करने के लिए किया जाता है इंसर्जेंसी। ठीक है, तो ये एक मूलभूत अंतर होता है इन दोनों के बीच में। तो जो नॉर्थ ईस्ट में और जो भूटान के बॉर्डर पे मिलिटेंसी है, वो यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, उसके कंट्रोल से बाहर निकलने का दृष्टिकोण है। तो वो बॉर्डर एरियाज पे भी जो है खतरा बन सकते हैं। फिर बीइंग नेवर
it is necessary that both nations continuously recognize value of each other। मतलब पड़ोसी होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि दोनों दोनों देश जो है एक दूसरे के महत्व को पहचाने, और इसके लिए जरूरी है कि दोनों देशों के बीच में मतलब हमेशा रेगुलर एक हाई लेवल विजिट और मीटिंग्स होती रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा एक फाइनल पार्ट जो है भूटान और इंडिया के रिलेशन के बीच में। बाकी जो रिलेशन है वो काफी सहयोगात्मक संबंध है, ठीक है, लेकिन जरूरत है इसको और भी अच्छा बनाए रखने के लिए। तो इसके लिए जरूरी है कि इंडिया जो है अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज का यूज करे, अपने सॉफ्ट पावर का यूज करे और भूटान को के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में हम इंडिया और नेपाल के संबंधों को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे सभी की हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।